तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही परफेक्ट हो गए और सबके प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो गाइज, मैं यहाँ पे आप लोगों से क्या बात करने आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जो वीडियो आप आज देखने वाले हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट जड़ी बूटी फॉर यू। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है और उसमें भी अगर आपने मेरे से ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, या आप ट्रांसपोर्टेशन किसी से भी पढ़े और आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं बिफोर एग्जामिनेशन, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे विद इन अ मिनट, विद इन फ्यू सेकंड्स, आप विद इन फ्यू आवर्स आप उसको रिवाइज कर पाओ, या जो भी कंसेप्ट आपके पास आ रहा है आप उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है सर, ये बात तो हमने कंसिडर करी। जब हमने ये बात कंसिडर करी तो अब हमको ये देखना है, क्योंकि आपने डेप्थ में एक बार देख चुके हैं सारी चीजों को, तो एक बार ऊपर ऊपर से सारी चीजों को देखेंगे और अगर रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे तो मेरे को लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, या अपनी टेस्ट सीरीज से पहले जब रिवाइज करते हो तो आप बहुत अच्छे नंबर को स्कोर कर पाओगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग थिंग फॉर यू, बिकॉज मैं एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के नोट्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ट्रांसपोर्टेशन के नोट्स वन ऑफ माय स्टूडेंट क्रिएटेड है, तो उनके ही नोट्स से मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ, ताकि ऐसा हो कि जब भी हम प्रिपेयर करें, ताकि ऐसा हो कि जब भी हम लोग प्रिपेयर करें तो फिर अब आप लोगों को ये नोट्स मैं इसी के कम्युनिटी, मतलब इसी के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप कमेंट करके मेरे को बताना। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप लोगों के कमेंट्स मेरे को बताएंगे कि यार आप लोग लाइक कर रहे हो कि नहीं सिनेरियो को। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसी तरीके से आपको ये वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आइए तो स्टार्ट करें, है ना। तो ये क्विक रिवीजन होने वाला है, तो क्विक रिवीजन मतलब बहुत क्विक, ठीक है। तो मजा आने वाला है आप लोगों को। तो देखिए जरा, यहाँ पे हम लोग जब भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैंने आपको बोला कि हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। इसमें हम जो आज बात करने वाले हैं वो आपसे हाईवे इंजीनियरिंग की बात करेंगे। ठीक है सर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाईवे इंजीनियरिंग को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, तो इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेवमेंट डिजाइन और मटेरियल्स के फॉर्मेट में डिवाइड किया। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि जब भी हम लोग हाईवे के फेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कितने फेजेस में ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये डेवलपमेंट 5 फेजेस में ये डेवलपमेंट आपको देखने। व्हाट आर दिस 5 फेजेस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जो भी बात इंपॉर्टेंट होगी उसको ज्यादा हाईलाइट करूंगा मैं, और जो भी बात ऐसी होगी कि हाँ बस आपको पता होना चाहिए उसको हम बता के निकल जाएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि देखिए जरा, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बात की जाती है कि व्हाट आर द डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आपको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पास्ट से प्रीवियस, पास्ट से प्रेजेंट की ओर जाते हैं तो कैसे अरेंज किया गया है इवेंट्स को, वो बात करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो फर्स्ट इज रोमन रोड, देन सेकंड इज स्ट्रेसगार्ड, थर्ड इज मैटकैप, फोर्थ इज टेलफोर्ड एंड फिफ्थ इज मैकेडम। जब हम मैकेडम के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप के मैकेडम देखने को मिलते हैं, वाटर बाउंड मैकेडम एंड बिटुमिनस मैकेडम। जब हम वाटर बाउंड मैकेडम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बाइंडिंग एजेंट क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। तो वाटर के साथ जब हम सॉइल के पार्टिकल्स को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार रेनी सीजन के अंदर ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम बात करते हैं समर सीजन की, तो समर सीजन में ये आपको कैसा देखने को मिलता है, डस्ट की तरह देखने को मिलता है। तो ये थी वाटर बाउंड मैकेडम की कहानी। इसी की जगह अब हम क्या यूज करने लग जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाके इसको हम और रेक्टिफाई करते हैं और हम इसमें जो बाइंडिंग एजेंट है वो बिटुमिन लेने लग जाते हैं। तो आपको जो रेनी सीजन में या जो आपको समर सीजन में प्रॉब्लम फेस करते थे वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में। नेक्स्ट इज हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में हाईवे डेवलपमेंट कैसे आया, तो और कौन से ईयर में आया? तो मैंने बोला इंडिया में जब ये बात हुई कि रोड कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए तो वहां पे जयकर कमेटी आई इन द ईयर ऑफ 1927। ठीक है, जयकर कमेटी ने हमेशा बात करी नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, बात करी कि यार जो भी होना चाहिए वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कुछ कमिटीज दी, जैसे कि हमको जैसे कि फंड, जो एक्स्ट्रा फंड आपके जो एक्स्ट्रा सेस लिया जाता है आप लोगों के पेट्रोल पे, डीजल पे, हाई स्पीड डीजल पे, तो वो सेंट्रल रोड फंड उन्होंने कमेटी फॉर्म करी। ये जो मेजर रिकमेंडेशन आपसे पूछे जाएंगे तो ये 3 रिकमेंडेशन जयकर कमेटी के हैं। इसके अलावा कुछ भी जयकर कमेटी ने नहीं दिया था, इस बात को याद रखें। तो फर्स्ट जैकर कमेटी कौन से ईयर में फॉर्म हुई है, दैट इज ऑफ ईयर 1927। सेकंड अगर हम बात करते हैं कि यार फिर क्या फॉर्म हुआ, तो आपको फिर सेंट्रल रोड फंड फॉर्म होते हुए दिखा जस्ट आफ्टर द 2 years ऑफ जैकर कमेटी, दैट इज 1929। नेक्स्ट बात करूंगा तो इंडियन रोड कांग्रेस इन द ईयर ऑफ 1934, और उसके बाद आपको सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिला इन द ईयर ऑफ 1950, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिला, दिल्ली में देखने को मिला। तो ये सेम बात कर रखी है मैंने, है ना, डेप्थ में थोड़ी सी, कहाँ पे क्या क्या हुआ। उसके बाद बात करते हैं अदर मेजर्स के बाद। तो अदर अदर मेजर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो फिर आपने देखा एक मोटर व्हीकल एक्ट कौन से ईयर में आया, तो 1939 में आया।
तो मोटर व्हीकल एक्ट का क्या रोल था, तो ट्रैफिक वायलेशन केसेस जितने भी थे वो इसी एक्ट के अंडर रजिस्टर किए जाते थे, ठीक है सर। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टार मार्क डाल के लिखी हुई है कि इट इज रिवाइज्ड इन द ईयर ऑफ 1988, ठीक है। कौन से ईयर में रिवाइज हुआ ये, तो 1939 में फर्स्ट टाइम आया था और इसको 1988 में रिवाइज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल हाईवे एक्ट, इट फाउंड इन द ईयर ऑफ 1956, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि नेशनल हाईवे एक्ट में क्या हुआ। तो नेशनल हाईवे एक्ट में ये बोला गया, दो चीजें बोली गई। पहला तो कि जो भी नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट की जो बात है, पहली ये बात बोली गई कि नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट की जो भी बात है वो नेशनल इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ केवल डेवलपमेंट की नहीं, उसके कंस्ट्रक्शन की, उसके मेंटेनेंस की, उसके ऑपरेशन की, उसके कंस्ट्रक्शन की या उसके डेवलपमेंट की, उसके ऑपरेशन की और उसके मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, तो पूरी जिम्मेदारी नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है सर। ये बात तो समझ में आई। सेकेंड बात ये बोली गई, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ओमिट एनी नेशनल हाईवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नेशनल हाईवे एंड इंक्लूड एनी स्टेट हाईवे इनटू द नेशनल हाईवे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला कि वो कभी भी जो हमारे पास जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर थी कि वो नेशनल हाईवे को कभी भी स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टेट हाईवे को कभी भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आपको ये बात समझ में आई तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब आप सीता को गीता और गीता को सीता बोल पा रहे हो, इसका मतलब है कि वो ज्योमेट्रिकली या विजिबली दोनों सेम दिखती हो। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो इससे हमको ये समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन पैरामीटर ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे आर सेम, ठीक है सर। मैंने बोला फिर आप लोगों को माइलस्टोन के बारे में बात करते हैं। तो आपको अगर जब भी आप स्टेट हाईवे पे बात करोगे तो ये माइलस्टोन का अपर पोर्शन आपको येलो कलर का देखने को मिलता है और जब भी आप स्टेट हाईवे पे बात करोगे कि आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड हमने इसमें बात करी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 1998 में बात करी NHDP, ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन से ईयर में आया था, तो 1998 में आया था, ठीक है। ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है तो इनको याद रखेंगे। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो फर्स्ट प्रोग्राम था दैट इज ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो इट इज ऑफ 5846 किलोमीटर, ठीक है। तो 5846 किलोमीटर कहाँ से कहाँ था, तो सारी मेट्रो सिटीज को उन्होंने कनेक्ट किया था, ठीक है। सारी मेट्रो सिटीज को उन्होंने कनेक्ट किया था और जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हमारा कोलकाता हो गया और चेन्नई हो गया, तो इनको कनेक्ट किया नेशनल हाईवे को, है ना। तो आप देख पा रहे हो नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 4, 4 का 8, 8 का 5, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट किया गया था, ठीक है सर। जो सेकंड प्रोग्राम था इसी के अंदर NHDP के अंदर, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, वो था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। उसमें क्या हुआ कि नॉर्थ में श्रीनगर से लेके बॉटम मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी तक एक रोड कनेक्ट करी गई नॉर्थ से साउथ, और एक रोड ईस्ट से सिलचर से लेके वेस्ट में पोरबंदर जहां पे गांधी जी पैदा हुए थे वहां तक कनेक्ट किया गया। और वहीं पे जंक्शन की बात की गई तो इसका जंक्शन जो था वो MP में झांसी के पास था, झांसी में था, है ना। ये भी बात पूछी जाती है। इसकी लेंथ पूछी जाएगी तो इट इज ऑफ 7300 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आया नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि भाई नेशनल हाईवे की तो बहुत अच्छी बात चल रही थी, नेक्स्ट अब बात चल रही है कि नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हुई कि कैसे रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, कैसे रूरल रोड्स बनी। तो उस टाइम पे हमारे जो PM हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बोला कि यार मैं चाहता हूं कि जितने भी गांव जिनकी पॉपुलेशन, ध्यान से सुनना है, पहले तो वो एक प्रोग्राम रहा है जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। तो उसमें उन्होंने बोला कि जितने भी गांव हैं जिनकी पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है वो आपको कब तक कनेक्ट करना है, वो 2003 तक आपको कनेक्ट करना है। तो जितने भी गांव जिनकी पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है वो 2003 तक एक दूसरे से कनेक्ट हो। और फिर बोला गया कि जितने भी गांव क्या बोलते हैं, हाँ, और फिर बोला गया कि जितने भी गांव हैं जिनका पॉपुलेशन, अगर मैं बात कर रहा हूँ 500 से कम है, तो उनको 2007 तक हम लोग कनेक्ट कर लें, ठीक है सर। ये बात भी हमारे समझ में आई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम 20 ईयर रोड प्लान के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज दिस 20 ईयर रोड प्लान। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, तो क्योंकि मेरे को सारी बातें बताना रहेगी, या तो फिर एक एक करके ऊपर स्लाइड करके बता दूंगा, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ कि जब आपकी इंडियन रोड कांग्रेस फॉर्म हुई तो उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात होने लग गई, ठीक है। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बातें होने लग गई थी। फिर क्या हुआ, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें नागपुर में एक मीटिंग बुलाई गई इन द ईयर ऑफ 1943,
और उसी को बोला गया फर्स्ट 20 ईयर प्लान, जहां से उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब भी रोड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बात करेंगे। तो यहाँ पे इस टेबल में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भरे हुए दिख जाएंगे, इवन स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं और इवन न्यूमेरिक मेथड नंबर्स वाइज भी आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज को भी याद करना है। तो पर्टिकुलरली हम जो बात करने वाले हैं वो फर्स्ट 20 ईयर प्लान की बात करेंगे, सेकंड 20 ईयर प्लान की बात करेंगे और थर्ड 20 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। मैंने बोला अगर मैं ईयर्स वाइज बात करूंगा तो कौन से ईयर में, तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान 1943 से 1961 के बीच में आ गया, सेकंड 20 ईयर प्लान 1961 से 81 के बीच में और थर्ड 20 ईयर प्लान 1981 से 2001 के बीच में देखने को मिला। फिर इनके नाम की बात करी गई कि क्या क्या नाम दिए गए इनको, तो आप देखोगे नागपुर रोड प्लान, मुंबई रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान। याद नहीं रहता है तो LMN, ठीक है, तो LMN याद रहेगा, तो मुंबई बस नहीं बोलना है, इसको बॉम्बे रोड प्लान बोला जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में बॉम्बे रोड प्लान दिखता है तो वो सही बात है, ठीक है। फिर बात करिए डेवलपमेंट अलाउंस की कि कितना डेवलपमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ पे 15%, यहाँ पे 5% और यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया गया। नेक्स्ट बात करिए एक्सप्रेसवे के बारे में, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे नील था, यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे 1600 किलोमीटर और यहाँ पे 2000 किलोमीटर आपको देखने को मिला, ठीक है। अगर मैं रोड डेंसिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो रोड डेंसिटी आपको देखने को मिली, इट इज ऑफ 16 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर, इट इज ऑफ 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हाँ, तो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इट इज 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिला। अगर मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में कि कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया रोड को, तो अगर मैं बात करता हूँ नागपुर रोड प्लान की, तो नागपुर रोड प्लान में जो क्लासिफाई किया गया है वो NH जिसको दिखेगा वो नेशनल हाईवे है, NH इज योर नेशनल हाईवे, SH इज योर स्टेट हाईवे। मैंने बोला NH इज योर नेशनल हाईवे, SH इज योर स्टेट हाईवे। मैंने बोला MDR इज योर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मैंने बोला ODR इज योर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और VR इज योर विलेज रोड, ठीक है, ठीक है सर। मैंने बोला सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी में, तो प्राइमरी रोड योर एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, सेकेंडरी इज योर स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड टर्जरी योर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, ठीक है सर। मैंने बोला इसके अलावा फिर पूछा जाता है कि रोड पैटर्न बताइए कि किसके लिए कौन सा रोड पैटर्न यूज हुआ था, तो मैंने बोला रोड पैटर्न में अगर हम बात करते हैं तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला था और यहाँ पे बात कर रहे तो स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न आपको देखने को मिला, ठीक है सर। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई सब लोगों को, और ये स्टेटमेंट, ये जो आप लोगों के लिए टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो रोड लेंथ एज पर थर्ड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान के हिसाब से रोड लेंथ की बात कर रहे हैं, तो जनरली आपसे थर्ड 20 ईयर प्लान के बारे में बात की जाती है, इसलिए यहाँ पे जो दिया गया है आपको वो थर्ड 20 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग लिखाया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टोटल लेंथ ऑफ रोड के बारे में, तो इट इज 4.74 इंटू टोटल नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक है। तो यहाँ से जो भी लेंथ आएगी रोड की वो किलोमीटर्स में आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली आप बात करते हैं लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे की, तो जो भी एरिया, जिस भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी जहां की भी बात कर रहे हो कि यहाँ पे नेशनल हाईवे कितना है, तो उस एरिया की बात करना। तो जो भी एरिया दिया होगा आपको किलोमीटर स्क्वायर्स में डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आ जाएगा। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी हम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं तो स्टेट हाईवे की जब आप बात करते हो तो स्टेट हाईवे की लेंथ ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू नेशनल हाईवे, हमेशा याद रखेंगे। तो कितनी ज्यादा होती है, तो इस थर्ड 20 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग वो 2 टाइम्स होती है। तो अगर आप कभी भी पता करोगे कि लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे कितना है तो इट इज 2 टाइम्स, देखो ये इसका 2 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये इसका 2 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर बाय 50, तो लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर बाय 25 ओनली, क्यों, क्योंकि ये इसका 2 टाइम्स है। सिमिलरली यहाँ पे एक और बात बोली जाती है और बोल के कि लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे कितना, तो यहाँ पे लिखा होगा 62.5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो जब आप इसमें से लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे को माइनस कर दोगे तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू आती है, ध्यान से सुनना, अब ये वैल्यू तो आ गई है तो कौन सा यूज करना है, तो अगर आपने ये दोनों वैल्यू निकाली तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो करेक्ट आंसर होगा, है ना, याद रखना है इस बात को। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है सर। अगर आपको ये समझ में आता है तो चलिए आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। तो मैंने बोला नेक्स्ट अब मैं जो बात करने वाला हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में बात करने वाला। तो अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की जो लेंथ होती है वो आपके किससे ज्यादा होती है, वो आपके स्टेट हाईवे से भी ज्यादा होती है। कितनी वैल्यू होती है, तो मैंने बोला वो जो वैल्यू होती है वो भी जस्ट डबल होती है आपकी, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वो डबल होता है किसका, लेंथ ऑफ विलेज रोड, है ना, लेंथ ऑफ विलेज रोड के डबल होता है, ठीक है सर। ओ सॉरी, लेंथ ऑफ
स्टेट हाईवे, तो उसका डबल होता है। तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, तो यहाँ पे जो एरिया आपको देखने को मिलेगा, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर बाय 12.5, और यहाँ पे हम बोलते हैं या फिर 90 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाउन्स, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पर भी यही बात करी गई कि आपके पास दो फॉर्मूला है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है सर। अगर ये बात समझ में आती है तो चलिए आइए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम रोड पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रोड पैटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता है वैसे रोड पैटर्न्स डिस्कस करना चाहिए, बट स्टिल एक बार दिखा देते। तो आपको रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न दिखेगा इस तरीके से आपको स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न देखने को मिलता है। सिमिलरली रेडियल एंड स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न देखने को मिलता है, और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे की बात करते हैं। तो जो आपको इंजीनियरिंग सर्वे के स्टेजेस देखने को मिलेंगे, उसमें हम लोगों ने बोला था कि आप याद करने का आप एक शॉर्टेस्ट तरीका देख सकते हो कि इसको कैसे याद रखोगे। तो आपने बोला कि सर मैं इसका एम याद रखूंगा, मैं इसका एम याद रखूंगा, मैं इसका आर याद रखूंगा, मैं इसका पी याद रखूंगा। तो सर मैं एमआरपी अगर याद रखता हूं, सर मैं अगर एमआरपी याद रखता हूं तो मेरे को ये याद रहेगा, ठीक है। तो एम फॉर द मैप स्टडी, आर फॉर द रिकग्नाइजेशन सर्वे, पी फॉर द प्रिलिमिनरी सर्वे एंड डी फॉर द डिटेल्ड सर्वे, ठीक है। तो एमआरपी लास्ट में आपको डी देखने को मिलता है, डी इज फॉर द डिटेल्ड सर्वे। ये आपसे पूछा गया है, बहुत सारी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया है, स्टेट एई में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है ना। तो इस तरीके से दिस इज द स्टेजेस ऑफ सर्वेइंग, इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपसे सैचुरेशन सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे देखिएगा, तो सैचुरेशन सिस्टम को हम मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम भी बोलते हैं, और इसमें हम ये पता करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ए से बी अगर आपको जाना है तो कैसे पता कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ए से बी हमको जाना है, तो विच पाथ हैज यू हैव टू चूज, और किसको बनाना चाहिए। जब हम फेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ABCD में से किसको बनाना चाहिए। तो यहाँ पे बात हुई यार सैचुरेशन फैक्टर के बारे में, तो हमने बोला ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये कितना पॉपुलेशन सर्व कर रहा है उस रोड को, उस पर डिपेंडेंट है, और कितना प्रोडक्शन सर्व कर रहा है उस रोड को, उस पर डिपेंडेंट है। तो सैचुरेशन फैक्टर का अगर आप फॉर्मूला पूछते हैं तो इट इज यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ। और कई बार जब भी आप यूटिलिटी निकालते हो तो आप वेटेड फैक्टर निकालते हो, और उस वेटेड फैक्टर को आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, 0.25, 0.5 और 1 भी, और मैंने बोला 1 to 4 भी, और मैंने बोला क्या 0.5, 1, 2 भी, ठीक है। तो आप ये फैक्टर्स को यूज कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन करा रखा है, अगर आप जाके देखोगे तो आप इन फैक्टर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आ गई, ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो नेक्स्ट हम आपसे बात करने वाले हैं किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रूरल हाईवे के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रूरल हाईवे के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें आपने देखा कि ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, किस कोड के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये जो कोड आपको देखने को मिला है, इट इज IRC 73 1998। इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल डिजाइन हम लोग देखने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन मींस डिजाइन द विजिबल फीचर्स ऑफ हाईवे, जो भी हाईवे के विजिबल फीचर्स होंगे उसके रिगार्डिंग हम आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशंस कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, इट इज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, इन 4 पार्ट में हम बात करेंगे। ये टेबल बनाने का यहाँ पे क्या मोटिव है मैं आपको वो बताता हूँ। ये टेबल बनाने का मोटिव ये है, पहले तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टार्स दिख रहे होंगे कि इस टेबल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जिसको आपको ज्यादा फोकस से देखना है। दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ से टॉपिक्स को देख लेते हो तो आप इजीली, अगर आप यहाँ से टॉपिक्स को देख लेते हो आप इजीली क्या कर पाओगे, आप याद कर पाओगे कि यार हाँ ये चीजें इसमें आती है, ये हॉरिजॉन्टल का पार्ट है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए इसमें जब देखेंगे हम लोग तो एक एक करके देखते जाते हैं यहीं पे। तो जब हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात करें तो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जिसमें हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन आपको 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, वन इज लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एंड वन इज ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.35 से लेके 0.4 देखने को मिलती है, और जो आपका ट्रांसवर्स फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0.15 आपको देखने को मिलती है, ठीक है सर। ये बात तो समझ में आ गई। मैंने बोला यहाँ पे आप लोगों को एक और बात बताता हूं मैं यहाँ पे कि देखिएगा स्किड एंड स्लिप के बारे में बात करें। नेक्स्ट इज स्किड एंड स्लिप। तो स्किड क्या होता है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखेंगे, जब भी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको स्किड बोलते हैं, और जब भी आपका सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम स्लिप बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइट रिफ्लेक्शन में हम लोग रोड डिलिनिएटर्स की बात करते हैं। रोड डिलिनिएटर्स जो आपके लेन को सेपरेट करते हैं, जो अल्टरनेट व्हाइट स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है उसको रोड डिलिनिएटर्स बोला जाता है, और जो आपको एंड में व्हाइट कलर की लाइंस देखने को मिलती है उसको गाइडिंग लाइंस बोला जाता है। जनरली हम पेवमेंट की सरफेस को ना तो व्हाइट टॉप बनाते हैं, व्हाइट टॉप इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ग्लेयरिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग ब्लैक टॉप पेवमेंट बनाते हैं और साइड में हम लोग व्हाइट लाइंस लगाते हैं। ठीक है, मैंने बोला पेवमेंट अनइवननेस की बात करता हूं, तो पेवमेंट अनइवननेस में बम्प इंडिकेटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट हैज बीन यूज्ड फॉर दी टू फाइंड दी क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन। क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन इज द वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन। ठीक है, तो यहां पे बोला गया कि फॉर द पेवमेंट अंडुलेशन इज 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। अगर आपका पेवमेंट 150 सेंटीमीटर, क्यूमुलेटिव अंडुलेशन 150 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में है, तो ये एक तो ये एक गुड पेवमेंट है। अगर आपका क्यूमुलेटिव अंडुलेशन 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है तो ये एक सेटिस्फैक्टरी वैल्यू है, और सिमिलरली अगर ये 320 से ज्यादा है तो ये एक अनकंफर्टेबल वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कैम्बर के बारे में। तो कैम्बर के बारे में मैंने आपको बोला कि कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर द ड्रेनेज पर्पस। ठीक है, मैंने बोला जनरली कैम्बर 2-3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। वन इज स्ट्रेट कैम्बर, तो आप याद रखेंगे स्ट्रेट कैम्बर के लिए जो हाइट ऑफ कैम्बर होती है y इज इक्वल टू W/2n। मैंने बोला ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन आपको कैम्बर में देखने को मिलता है इसको हम लोग क्राउन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्राउन भी बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आई है तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब ये तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो देखना जरा यहां पे ध्यान से। मैंने बोला भले ही प्रोफाइल पैराबोलिक हो, ध्यान से सुनना, 3 टाइप के कैमर आपको देखने को मिले, स्ट्रेट, पैराबोलिक और मिक्स्ड, दोनों का कंबाइंड। तो मैंने बोला भले ही पैराबोलिक हो चाहे स्ट्रेट हो, आपको हाइट जो देखने को मिलेगी, हाइट ऑफ कैमर, जो हाइट ऑफ क्राउन है वो सेम देखने को मिलती है। सिमिलरली हमने फिर पैराबोलिक कैमर के लिए एक्सप्रेशन निकाला, और इस एक्सप्रेशन को भी आप याद रखोगे कि y इज इक्वल टू 2x² के बराबर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये n क्या है। उससे पहले हम ये बात करते हैं ये n क्या है। उससे पहले ये देखो, आपको कॉम्बिनेशन बताया मैंने आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैमर आपको कैसा देखने को मिलता है। ठीक है सर, मैंने बोला अब आपके दिमाग में n होगा, n क्या है, तो हमने यहाँ पे कैम्बर टेबल इसीलिए आपको दिखाई। पहली बात तो ये कि कैम्बर टेबल के बारे में कोई भी आपसे बात करेगा तो आप हमेशा बोलेंगे कि कैम्बर टेबल 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सी वो 2 चीजें जिसके ऊपर कैम्बर टेबल डिपेंड करती है? तो कैम्बर टेबल डिपेंड करती है आपके टाइप ऑफ पेवमेंट के ऊपर एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के ऊपर। तो किस टाइप का पेवमेंट है और रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने बोला यहाँ पे, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो हमने बोला यहाँ पे जो पहला है इट इज सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट या हाई बिटुमिनस पेवमेंट, सेकंड इज लो बिटुमिनस पेवमेंट, वाटर बाउंड मैकेडम एंड अर्दन मैकेडम। जब हमने यहाँ पे इंटेंसिटी को हैवी और लो के रिस्पेक्ट में देख रखा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2%, 2.5%, 3% एंड 4%। अगर आप इस हैवी वाले को याद रख लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है रेनफॉल एट लो लेवल पता करना, लो इंटेंसिटी। तो कैम्बर इज 1.7% फॉर दी सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट। उसके अलावा बात करोगे तो इट इज ऑफ 2%, इट इज ऑफ 2.5% एंड इट इज ऑफ 3%। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख पाओगे। सर क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलता होगा? तो अगर मेरे से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द रेनफॉल इज हैवी द मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑन द ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम पेवमेंट इज 3.8 मीटर वाइड, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द क्राउन। हाइट ऑफ द क्राउन पूछ रखा है तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू W/2n। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो इट इज W इज द विड्थ 3.8 डिवाइडेड बाय 2 x की n की बात करी। तो यहाँ पे बोला है देखो कौन सा हैवी रेनफॉल बोला था और वाटर बाउंड मैकेडम बोला था। तो हैवी रेनफॉल एंड वाटर बाउंड मैकेडम के लिए इट इज ऑफ 3%। 3 की बात करिए, इसीलिए ये वैल्यू लिखी है 3.33। तो आपने वैल्यू निकाली, y की वैल्यू इज 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3%। जब n की बात कर रहे थे तो n इज इक्वल टू किसके बराबर, जो मैंने वहां पे बोला था y इज इक्वल टू W/2n, है ना, या y इज इक्वल टू 2x² जैसा भी बताया था। तो ये जो वैल्यू है इट इज 1/3%, और अगर ये वैल्यू 1/3% है तो इट इज 100/3, 33.33। तो n का वैल्यू आपको देखने को मिला, इट इज 33.33। इस तरीके से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कैम्बर किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? तो बोला क्लास ऑफ रोड और रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। कैम्बर ऑफ शोल्डर के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो शोल्डर का जो कैम्बर है वो हमेशा 0.5 टाइम्स स्टीपर आपको देखने को मिलेगा देन द कैम्बर ऑफ द रोड एंड सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 3%। इसका मतलब है कि मिनिमम आंसर आप कितना करोगे उसका, तो अगर 2.5 निकल के भी आ रहा है तो भी आप आंसर करने वाले हो 3%। ठीक है सर,
यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये शोल्डर है तो ये ज्यादा स्टीप दिखेगा कंपैरेटिव टू पेवमेंट। सिमिलरली नेक्स्ट अगर मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे what should be the camber of shoulder adjacent to the cement concrete road in a heavy rainfall area for the 3%। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आप देखोगे कि कैम्बर ऑफ रोड कितना आएगा, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के लिए बात करी थी, हैवी रेनफॉल था 2% आया। तो कैम्बर ऑफ शोल्डर किसी ने बोला 0.5% स्टीपर, तो वैल्यू 2.5% आई। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि शोल्डर शुड बी मिनिमम ऑफ 3%, तो यहाँ पे मिनिमम शोल्डर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज ऑफ 3% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है सर, परफेक्ट है। तो मैंने बोला अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक और चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, ऑन सुपर एलिवेशन सेक्शन कैम्बर ऑफ शोल्डर इज सेम एज कैम्बर ऑफ रोड। जब भी हम सुपर एलिवेशन पे बात करेंगे तो कैम्बर ऑफ शोल्डर आपको कैम्बर ऑफ रोड जैसा ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें साइड स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रेफर्ड फॉर दी सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट। जो हमारा स्ट्रेट लाइन कैम्बर है वो हम लोग प्रेफर करते हैं किसके लिए, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के लिए। और पैराबोलिक कैम्बर जो होता है वो प्रेफर करते हैं हम लोग फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए फॉर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, है ना, इधर से उधर जाना। ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में बात करी तो रूलिंग ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैम्बर के बराबर। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करें विड्थ ऑफ पेवमेंट ऑन द कैरियज वे। अगर हम बात करते हैं तो विड्थ ऑफ पेवमेंट आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेन्स के बारे में बात करी और यहाँ पे उसके विड्थ के बारे में बात करी। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंगल लेन के लिए जो लेन विड्थ होना चाहिए दैट इज ऑफ 3.75। यहाँ पे कैरियज वे भी लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि कैरियज वे क्या होता है और रोड वे क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता हो कि कैरियज वे क्या होता है और रोड वे क्या होता है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो विड्थ बताई जा रही है ये किसकी बताई जा रही है, कैरियज वे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, या पेवमेंट को ही कैरियज वे बोलते हैं, ये भी बात आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेवमेंट को ही कैरियज वे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से समझना। तो अब जब हम बात करें नंबर ऑफ लेन्स के बारे में तो यहाँ पे सिंगल लेन के लिए जो वैल्यू दे रखी है इट इज ऑफ 3.75 मीटर। यहाँ पे 2 लेन विदाउट कर्व के लिए जो वैल्यू दे रखी है इट इज ऑफ 7 मीटर। यहाँ पे 2 लेन्स विद कर्व के लिए वैल्यू दे रखी है 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट लेन के बारे में कई बार बहुत सारी बातें होती है तो इट इज ऑफ 5.5 मीटर। और मल्टी लेन्स बहुत सारे 2 से ज्यादा नंबर ऑफ लेन्स के लिए जब भी बात होगी तो इट इज ऑफ 3.5 मीटर पर लेन, इट इज ऑफ 3.5 मीटर पर लेन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितना कंसिडर किया जाता है, 2.44 मीटर कंसिडर किया जाता है। ठीक है सर, यहां तक ही तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपने वर्ड देखा कर्व। जब आपने कर्व वर्ड देखा तो यहाँ पे देखिए ना जरा, यहाँ पे तो कर्व क्या होता है, कर्व इज द सेपरेटर बिटवीन द कैरेज वे एंड द फुटपाथ। फुटपाथ और फुटपाथ की बात करूं और किसके कैरेज वे की बात करूं तो उसके बीच में जो सेपरेटर प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कर्व देखने को मिल रहा है। मैंने बोला यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये कर्व यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक की बात हुई। तो मैंने बोला इट इज समवट लाइक दिस। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कर्व की अगर बात करते हैं तो 3 तरीके के कर्व आपको देखने को मिलते हैं। मैंने बोला फर्स्ट इज लो एंड मॉडरेट टाइप कर्व, फिर आपको देखने को मिलता है सेमी बैरियर टाइप कर्व और फिर आपको देखने को मिलता है बैरियर टाइप कर्व। यहाँ पे आपके लिए लो और मॉडरेट टाइप कर्व दिखा रहे हैं जिसकी हाइट हम लोग कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड सरफेस से लेते हैं। तो जिसके हाइट हम लोग कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड सरफेस से। ये ज्यादा नीचे हो गया, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो जहाँ पे ग्राउंड सरफेस है वहां से लेते हैं। तो हाइट ऑफ कर्व आपको कितनी देखने को मिलती है, 10 सेंटीमीटर देखने को मिलती है ना, लो और मॉडरेट कर्व में। यहाँ पे क्या बोला गया है, जब पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लो होता है उसके लिए ये कर्व यूज किया जाता है। सेकंड आपको बोला गया कि मॉडरेट पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक कर्व, और यहाँ पे बोला गया आपका जब पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक हाई रहता है। तो यहाँ पे इसके हाइट बोली गई 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसकी हाइट बोली गई 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका स्लोप बोला गया 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल, यहाँ पे इसका स्लोप बोला गया 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 4 वर्टिकल। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। मैंने बोला नोट डाल के हमने लिखा है यहाँ पे as per IRC maximum width of the vehicle is 2.44 lane and width of the pavement is dependent upon the number of lanes and the width of vehicle। एक और बात बताता हूं आप लोगों को अच्छी, जो आप लोगों को शायद अच्छी लगेगी। वो बात यह है कि क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि आपको नंबर ऑफ लेन्स दिए जाते हैं, आपको विड्थ ऑफ लेन नहीं दी जाती डायरेक्ट। तो वहां से आप फिर क्या करते हो, पता करते हो कि नंबर ऑफ लेन्स मतलब विड्थ ऑफ लेन कितनी है। ठीक है, ठीक। मैंने वाला नेक्स्ट आपसे बात करते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन जब हम सिंगल लेन के लिए बात करते हैं, देखो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है, रोडवे बोला जाता है। तो रोडवे अलग चीज थी और कैरियज वे एक अलग चीज थी। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ठीक है सर, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे रोडवे के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इज विड्थ ऑफ कैरियज वे
प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर। तो अगर मैं सिंगल लेन के लिए बात करता हूँ, जो ये पेवमेंट है मेरा, यही कैरियज वे प्लस शोल्डर, इनकी विड्थ मिला के आपको विड्थ ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सिमिलरली टू लेन के लिए अगर बात करते हैं तो विड्थ ऑफ कैरियज वे प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर ऑन बोथ द साइड एंड द मीडियन जो बीच में आपको प्रोवाइड किया गया, मीडियन को डिवाइडर भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं क्लास ऑफ रोड के बारे में बात करता हूँ तो सिंगल लेन के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कैरियज वे की विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की, तो इट इज सिंगल लेन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 12 मीटर, माउंटेनियस के लिए 6.25 मीटर। सिमिलरली टू लेन के लिए बात करता हूँ तो इट इज 12 मीटर एंड इट इज 8.80 मीटर। नोट डाल के कुछ बात लिख रखी है हमने यहाँ पे, देखिएगा। तो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू IRC विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल लेन रोड, सिंगल लेन ब्रिज, अगर हम ब्रिज के लिए बात करते हैं तो यही वैल्यू कितनी हो जाती है, कम हो जाती है, दैट इज 4.25 मीटर एंड फॉर द डबल लेन ब्रिज इट इज ऑफ 7.5 मीटर। क्लियर है? ठीक। मैंने बोला यहाँ पे विड्थ ऑफ ब्रिज कहाँ से कहाँ मेजर करी जाती है, पैरापिट से दोनों पैरापिट तक की बात करी जाती है। ठीक है। मैंने बोला अगर मैं डिवाइडर की बात करता हूं तो डिवाइडर के लिए बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन इज 5 मीटर फॉर रूरल हाईवे एंड यहाँ पे सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 3 मीटर लोड इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। इस तरीके का कोई भी आपको साइन बोर्ड देखने को मिलता है जिसमें बीच में गैप रहती है और रोड जाती हुई दिखती है, तो इस साइन बोर्ड को बोला जाता है गैप इन मीडियन। और गैप इन मीडियन क्या बात करता है आपसे, ये बताता है कि आप जब हाईवे पे जाते रहते हो तो आगे जाके कट मिलेगा एक बीच में जहां से आप यू टर्न ले सकते हो, वो गैप इन मीडियन है। ठीक है, उसी को गैप इन मीडियन बोला जाता है। ठीक है। रोड मार्जिन के बारे में मेरे को लगता है कि हम लोग अभी क्योंकि फॉर्मूला क्विक रिवाइज कर रहे हैं, फॉर्मूलाज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए अभी इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूं मैं आपसे। यहां पे मैं बात करता हूं आपसे, एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जब रोड मार्जिन की बात करते हैं तो पेवमेंट है आपका, पेवमेंट के पास बाकी जगह है, रोड ऑफ विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की जितनी बात की गई, उसके बाद आपको इस लाइन के बाद आपको एक रोड बाउंड्री देखने को मिलती है, एक बिल्डिंग लाइन देखने को मिलती है, एक कंस्ट्रक्शन लाइन देखने को मिलती है, सॉरी कंट्रोल लाइन देखने को मिलती है, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन। मैंने बोला ये जो है आपका रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क अलाउड नहीं है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा सकती है लेकिन श्रब्स, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा आप प्लांट नहीं लगा सकते हो। सिमिलरली जब हम बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में बात करते हैं तो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा सकती है। ठीक है, तो यही बताया है यहाँ पे नोट डाल के कि इन बिटवीन रोड बाउंड्री एंड बिल्डिंग लाइन अ सिंगल कंस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड, है ना, while in building line and control line some temporary construction is permitted। ठीक है, for agricultural purposes land between the road and the boundary line and control line can be used। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि किसके लिए कितना कितना विड्थ छोड़ा जाता है। अगर आप रोड मार्जिन में बात कर रहे हो, रोड मार्जिन क्या है यहाँ पे, तो मैंने बोला अगर मैं आपसे रोड मार्जिन के बारे में बात कर रहा हूँ तो रोड मार्जिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपसे रोड मार्जिन के बारे में बात कर रहा हूँ तो रोड मार्जिन इज द लाइन बिटवीन दिस बाउंड्री। ठीक है, रोड बाउंड्री और यहाँ तक के लाइन के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, तो मैंने बोला नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पे देखिएगा इस तरीके से जब भी हम प्रोवाइड करते हैं इंटरसेक्शन पे, जब हम लोग ले बाइस प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि इंटरसेक्शन से ये मिनिमम 75 मीटर दूरी पे होना चाहिए। रीजन क्या है इसके मिनिमम 75 मीटर दूर होने पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको बस स्टॉप दिख रहा है और हम यहाँ से अगर बाहर निकले और इंटरसेक्शन पे अगर हमारा कोई भी इंटरसेक्शन यही होता तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते। तो ये मिनिमम ले बाय जो प्रोवाइड किया जाता है या सर्विस वे या ड्राइव वे प्रोवाइड किया जाता है वो मिनिमम 7.5 मीटर पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे नोट डाल के लिखा है हमने, हाँ यही सेम बात लिख रखी है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है किसके बारे में, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में हमने जो भी बातें सीखी। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन इज। तो साइट डिस्टेंस के बारे में देखना, साइट डिस्टेंस में सबसे पहले हम स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस देखेंगे और स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस को 3 नाम से जाना जाता है, एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस एंड नॉन पासिंग साइट डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम SSD के बारे में बात करें तो इट इज द लाइन। ठीक है, हम डेफिनेशन हमारे लिए कंसर्न नहीं है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूलाज की, तो यहाँ पे हमने बोला कि SSD को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। और अगर हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला बोलता है आपसे इट इज SSD इज इक्वल टू 0.278 कैपिटल V इंटू टी प्लस कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254F प्लस माइनस n%। ठीक है, प्लस माइनस n। अभी देखिएगा इसको हम और भी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखेंगे, पर यहाँ पे आपको पता हो कि ये V किस में लिखा हुआ है, तो कैपिटल V लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अभी आपसे kmph में बोला गया है, और यहाँ पर भी ये कैपिटल V है, मतलब ये kmph में बोली गई है वेलोसिटी। बोला यहाँ पे F क्या है, तो मैंने बोला F यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, याद रखेंगे F यहाँ पे क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है। तो F इज द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और ये N जो है आपका ये क्या बताएगा, आपका ये एंगल बताएगा। ठीक है, ये एंगल बताएगा, ग्रेडियंट बताएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई कि ये होता है हमारा फॉर्मूला,
तो लैग डिस्टेंस को कैसे देखते हैं, तो मैंने बोला लैग डिस्टेंस इज VT, ठीक है, जिसको हमने V यहाँ पे स्मॉल है, मतलब ये मीटर पर सेकंड में है, और T यहाँ पे रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर है, जो रिएक्शन और टाइम ऑफ ड्राइवर हम कितना कंसिडर करते हैं, T इज इक्वल टू 2.5 सेकंड कंसिडर करते हैं इफ इट इज नॉट गिवन। अगर ये नहीं दिया हो तो T इज इक्वल टू 2.5 सेकंड देखते हैं। मैंने बोला यहाँ पे आपको दो तरीके के यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है, तो दो थ्योरीज थी इसके ऊपर, जिसमें हमने एक बोला परसेप्शन टाइम प्लस ब्रेक रिएक्शन टाइम, और एक थी PIEV थ्योरी, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट अब हम जब बात करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू, हम लोगों ने ये सब पूरा डिराइव करके देखा। डिराइव करने में एक कुछ अच्छी बातें बीच में आई, उन बातों को मेंशन करते हैं यहाँ पे कि देखिए जो आपके लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है। तो मैंने बोला जो आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0.35 से लेके 0.4 के बीच में लाई करती है। तो कई बार वो पूछते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है। तो आपने बोला कि यार अगर ये f है और मैंने डिराइव करा था कि a इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, GF के बराबर होता है, कि a आपको कौन बोल सकता है, तो आपका a इज इक्वल टू GF के बराबर होता है। तो यहां पे अगर मैं सब जगह G मल्टीप्लाई a, ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरे को a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सब जगह G का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। तो यहां से अगर सब जगह G का मल्टीप्लीकेशन करा तो आपके पास ये जो a की वैल्यू आई है दैट इज 3.43 से लेके 3.93 के बीच में आई है, ठीक है। तो आपका a का वैल्यू लाई करेगा 3.43 से लेके 3.93 के बीच में। मैंने बोला अगर आप फ्लैट ग्रेडियंट पे बात कर रहे हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप फ्लैट ग्रेडियंट पे बात कर रहे हो, है ना, मतलब आप सिर्फ नॉर्मल एक आप एक नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे हो, तो उस केस में आपका क्या फॉर्मूला होगा फॉर द केस ऑफ SSD, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो नीचे मैं जिस पे लिख रहा हूं, आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, और फॉर्मूला इज गिवन एज इट इज 0.278 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल V इंटू टी प्लस कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 मल्टीप्लाइड बाय F के बराबर, ठीक है सर। मैंने बोला यहाँ पे कैपिटल V किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने बोला ये वेलोसिटी इन kmph रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये टाइम रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर है जिसको हमने बोला था कि ये 2.5 सेकंड कंसिडर कर लेना। F यहाँ पे वही है आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, F यहीं पे वही है आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, और V यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, V यहाँ पे वेलोसिटी है kmph में, V यहाँ पे वेलोसिटी है kmph में, ठीक है सर। मेरे को ये समझ में आ गई। मैंने बोला कभी भी आपसे ब्रेकिंग एफिशिएंसी दिया रहेगा तो वो भी, क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो ये हमेशा साथ में रहते हैं, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी को भी हम यही यूज कर सकते हैं। बोला यहाँ पे कई बार बोला जाता है सिंगल लेन वन वे मूवमेंट की बात करते हैं तो इट इज SSD के बराबर, सिंगल लेन टू लेन टू वे मूवमेंट की बात करेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट तब है जब आपसे सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात करी जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तब है जब आपसे सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात की जाए। तो जब आपसे सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात की जाएगी तो आपका जो व्हीकल है जो सामने से आ रहा है, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो जो हमारा डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल फ्रॉम कोलिजन, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SSD के बराबर, ठीक है सर। मैंने बोला अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसी के केस नंबर 2 की बात करता हूँ, तो अगर दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है तो दैट वुड बी इक्वल टू SSD 1 प्लस SSD 2 के बराबर, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आ गई, ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। नेक्स्ट मैंने बोला कि हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस पे इफेक्ट, ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट होने वाला है वो देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूँ असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए, तो असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए जो आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला देखने को मिलता है, इट इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2JF प्लस माइनस प्लस टेन थीटा। असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए ये वैल्यू प्लस होती है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट के लिए ये वैल्यू माइनस होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस दिखाऊं तो आप इस ब्रेकिंग डिस्टेंस को ऐसे देख सकते हो कि L इज इक्वल टू V स्क्वायर 254 F प्लस माइनस टेन थीटा। प्लस इज फॉर असेंडिंग ग्रेडियंट, प्लस इज फॉर असेंडिंग, सॉरी, तो मैंने बोला प्लस किसके बारे में बात कर रहा है आपसे, तो प्लस आपसे असेंडिंग ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है, प्लस आपसे किसके बारे में बात करता है, असेंडिंग ग्रेडियंट के बारे में बात करता है। और यहीं पे अगर मैं माइनस की बात कर रहा हूं तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपसे डिसेंडिंग ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है। ये आपसे किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपसे डिसेंडिंग ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर आपको ये समझ में आता है तो चलिए आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। ये ऑल्टरनेटिव मेथड, ये थोड़ी सी बहुत ही हैवी सी चीज़ है जो मैं हमारे पेड वालों को ज़रूर प्रूव करके बताता हूं कि हमने उसमें कुछ अजम्पशन लिए थे जब हम उसको डिराइव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अजम्पशन लिए बिना भी मैं आपको चीज़ों को दिखा सकता था। वो कुछ मेंटो जिंदगी है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है,
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर। अगर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करें तो इसको भी एक ऑल्टरनेट नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम साइड डिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो टू लेन डिवाइडेड रोड के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें ए जो होगा वो फास्ट मूविंग व्हीकल होने वाला है, बी स्लो मूविंग व्हीकल, और सी आपका जो व्हीकल कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने बोला सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, D1 निकालते हैं, और D1 इज इक्वल टू किसके बराबर, VB इंटू टी के बराबर। ठीक है, यहां पे कोई भी पूछेगा कि ये VB किसकी बात थी, तो मैंने बोला ये VB आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड है ये। ठीक है, स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड है ये, तो स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड है ये, और यहाँ पे बता दूं कि ये अभी मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है सर, मैंने बोला ये जो टी की बात की जा रही है, स्मॉल टी, ये रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर ही है, और जब आप OSD की बात करते हैं तो इस वैल्यू को हम 2 सेकेंड कंसिडर करते हैं। ठीक है, एज पर IRC हम इसको 2 सेकेंड कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका D1 का वैल्यू, D1 यहां से आ गया, दैट इज VB इंटू टी के बराबर। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं S के बारे में। S इज द मिनिमम स्पेस दैट हैज बीन मेंटेन्ड बिटवीन द ट्रैफिक दैट हैज बीन मेंटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग। तो ये S की वैल्यू कितनी होती है, तो इट इज 0.7 VB प्लस L के बराबर। तो मैं यहाँ पे बता देता हूं कि जब आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे जो VB है वो किस में है, मीटर पर सेकेंड में है, और ये L आपको लेंथ ऑफ व्हील बेस के बारे में बता रहा है, जिसकी जनरल वैल्यू को हम 6 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा S आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 0.2 कैपिटल VB। यहाँ पे ये जो है ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है वेलोसिटी, और L यहाँ पर भी लेंथ ऑफ व्हील बेस ही है। ठीक है, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई, तो नेक्स्ट अगर आप D2 की बात करोगे तो D2 को निकालने के लिए आपको यहां पे और क्या चाहिए रहेगा, कैपिटल T चाहिए रहेगा, और कैपिटल T इज इक्वल टू किसके बराबर, √4S/A के बराबर। और ये 4S/A इसलिए है क्योंकि यहां पे आपने क्या किया है, S इज इक्वल टू क्या है, एग्जैक्टली S1 प्लस S2 है, और इसको हमने क्या बोल दिया कि S1 इज इक्वल टू S2, इसलिए ये ट्वाइस ऑफ S लिखा था और 2 मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए ये कितना हो गया, √4S/A। अगर किसी दिन आपको ये देखने को मिलता है कि S1 और S2 की वैल्यू अलग दे रखी है, तो उस टाइम पे T की वैल्यू जो आप लिखेंगे वो उसको लिखना √2 ऑफ S1 प्लस S2/A के बराबर। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब कभी मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। ठीक है सर, तो यहां पे आपने बोला कि D2 की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो D2 की वैल्यू आपको यहां पे देखने को मिलेगी VB इंटू कैपिटल T, और कैपिटल T आपने निकाला √4S/A, ट्वाइस S की भी वैल्यू आपने निकाली 0.2 कैपिटल VB प्लस L के बराबर। तो यहां से D2 आ जाएगा। फिर हम D3 की बात करते हैं कि जो व्हीकल कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब डिजाइन वेलोसिटी से मूव होकर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये केवल V लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो अभी ये किसमें, मीटर पर सेकेंड में है, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T मतलब 4S/A के बराबर। क्लियर है ये बात? तो यहां से आपके D3 की वैल्यू आ जाएगी, और यहां से आप आराम से पता कर सकते हो कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना है। इसके बाद आपसे और भी बात की जाती है कि ऐसा पॉसिबल है कि कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ डिजाइन स्पीड दे रखे और बोले कि बता करिए कि आप सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ डिजाइन स्पीड दे रखे और बोले कि आप पता करिए कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना है। तो उस केस में क्या करेंगे अगर किसी दिन ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैंने बोला उस केस में आपको क्या करना है कि यहां पे देखोगे कि कैपिटल V में से अगर आप डिजाइन स्पीड में से 16 माइनस कर देते हो तो आपको कैपिटल V भी मिल जाता है, मतलब इसका मतलब जो कि kmph में है। सिमिलरली अगर मैं मीटर पर सेकंड में बात करता हूं तो V इन मीटर पर सेकंड में से 4.5 माइनस कर दोगे तो V भी मीटर पर सेकंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, अगर हम OSD में वन वे मूवमेंट की बात करेंगे तो इट इज D1 प्लस D2, अगर हम टू वे मूवमेंट की बात करेंगे तो OSD इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 के बराबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ OSD की बात करता हूँ इन केस ऑफ मल्टी लेन, ठीक है, सॉरी कंसेप्ट ऑफ OSD इज फ्लॉप्ड इन मल्टी लेन। जब भी हम बात सिमिलरली अब मैं ओवरटेकिंग जोन की बात करूंगा तो सिर्फ सिंपल सी बात बताऊंगा कि मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना होता है, थ्राइस ऑफ OSD, और मैक्सिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना होता है, डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ OSD के बराबर। ठीक है सर, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि OSD सबसे बड़ा होता है, इंटरमीडिएट उसके बीच में होता है, SSD सबसे छोटा होता है। कई बार वो SSD की जगह आपसे कई बार वो लोग आपसे SSD की जगह SSD की जगह आपसे ISD निकलवाना चाहते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, SSD निकाल लेना है, उसको 2 टाइम्स करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ISD के बराबर हो जाएगा।
ठीक है सर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोगों से, देखो ये एक बात इंपॉर्टेंट थी कि साइड डिस्टेंस की बात करिए, एसएसडी, आईएसडी, ओएसडी के बारे में बात करिए, हाइट ऑफ ड्राइवर आई कितना कंसिडर करते हैं। तो जब आप एसएसडी की बात करते हो तो 1.2, ओएसडी की बात करते हो तो 1.2, इधर भी 1.2। लेकिन यहाँ पे जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करी जाती है तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाती है 0.15, बाकी दोनों में वैल्यू आपको कितनी देखने को मिलेगी 1.2 मीटर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सबसे पहले मैं आपको क्रॉस स्लोप बता देता हूं कि आपका जो क्रॉस स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ टेरेन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार छोटी छोटी एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लेन, रोलिंग एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन, 4 टाइप के टेरेन आपको देखने को मिलेंगे। प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस टेरेन एंड स्टीप टेरेन। यहाँ पे बोला प्लेन टेरेन के लिए इट इज 0 to 10%, रोलिंग टेरेन के लिए 10 to 25, माउंटेनियस के लिए 25 to 60 एंड इट इज ग्रेटर देन 60। ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब भी ओवरटर्निंग की बात होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी ओवरटर्निंग की बात होगी तो हम बोलेंगे कि हमारा जो P/W है वो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए किससे, B/2h से। जो भी आपका P/W है वो किससे छोटा होना चाहिए, B/2h से। जहां पे P/W को क्या बोला जाता है, तो मैंने बोला P/W को इंपैक्ट फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, P/W को क्या बोला जा रहा है, इंपैक्ट फैक्टर भी बोला जा रहा है। P/W इज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इंपैक्ट फैक्टर। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर मैं स्किडिंग की बात कर रहा हूं तो P/W शुड बी लेस देन F के बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको ना तो अपनी गाड़ी को ओवरटर्न होने देना है, ना आपकी गाड़ी को स्किडिंग होने देना है, तो उस केस में ये बोला जाता है कि ये दोनों वैल्यू आपकी P/W से कम होना चाहिए। तो टू अवॉइड द ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग P/W शुड बी लेस देन, किससे कम होना चाहिए, मैंने बोला B/2h से कम होना चाहिए और या फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, और इन दोनों का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम ऑफ B/2h एंड F। ठीक है सर। मैंने बोला नेक्स्ट बात करते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो सुपर एलिवेशन हमने बोला कि रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इनर एज के रिस्पेक्ट में जब आप आउटर एज को उठा देते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमने उठाया, देखो ये है मेरी इनर एज, ये है मेरी आउटर एज को ऊपर उठा दिया। और जब मैंने एक्सप्रेशन पे डील किया इसके, तो मेरे को समझ में आया कि जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द सुपर एलिवेशन इज, फॉर दी सुपर एलिवेशन जो मेरे को फाइनल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, मैंने बोला सुपर एलिवेशन का फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरे को देखने को मिला, इट इज E+F इज इक्वल टू कैपिटल V² डिवाइडेड बाय 127 इंटू R के बराबर। मैंने बोला E यहाँ पे सुपर एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, F यहाँ पे लेटरल फ्रिक्शन की बात कर रहा है। मैंने बोला V की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो V यहाँ पे kmph में है और R यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्व की बात कर रहा है। मैंने बोला R किसकी बात कर रहा है, तो R यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्व के बारे में बात कर रहा है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई है ना। तो इस तरीके से आपको सुपर एलिवेशन का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी सुपर एलिवेशन के बाद जब हम मिनिमम सुपर एलिवेशन के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम सुपर एलिवेशन हमेशा दो चीजों को, जैसे ही आप वर्ड सुनोगे मिनिमम सुपर एलिवेशन, तो आपको दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। वो क्या है, तो मिनिमम सुपर एलिवेशन देखते ही हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू को कितना कंसिडर किया गया है, 0 कंसिडर किया गया है, और रिएक्शन एट टायर A इज इक्वल टू रिएक्शन एट टायर B कंसिडर किया गया है। ठीक है, ये पहली बात। मैंने बोला अगर आपके एक्सप्रेशन की बात की जाएगी तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में E+F इज इक्वल टू कैपिटल V² डिवाइडेड बाय 127 इंटू R के बराबर। बट मैंने तो आपसे बोला था कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, तो E इज इक्वल टू किसके बराबर, कैपिटल V² डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाइड बाय R के बराबर। क्लियर है ये, क्लियर है ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, ये हुई बात। चलो आओ नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट मैंने बोला कि व्हेन व्हीकल इज इन स्टॉप्ड पोजीशन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि जब आपका व्हीकल स्टॉप्ड पोजीशन में होगा तो एक्सप्रेशन क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे बोला गया कि देखिए ये वर्ज कंडीशन में कि फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ खींच के रखा है और सुपर एलिवेशन नीचे की तरफ खींच के रखी है, अगर सुपर एलिवेशन ज्यादा हो गया तो नीचे चला जाएगा और फ्रिक्शन ज्यादा है तो वो वहीं होल्ड रहेगा। तो इसीलिए बोला जाएगा कि E शुड बी लेस देन और इक्वल टू F, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन से जैसे ही सुपर एलिवेशन बड़ा होगा हमारा व्हीकल नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो E शुड बी लेस देन इक्वल टू F के बराबर। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई तो चलिए आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। मैंने बोला नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिजाइन सुपर एलिवेशन के बारे में। अगर हम डिजाइन सुपर एलिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं
तो ये डिजाइन सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो मैंने बोला डिजाइन सुपर एलिवेशन को हम मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन में देखते हैं, जहां पे स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग व्हीकल दोनों मूव करते हैं। तो उस कंडीशन के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि हम अपनी 75% ऑफ द टोटल वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं, या हम ये बोलते हैं कि 25% हमने वेलोसिटी को क्या करवा दिया, रिड्यूस करवा दिया। तो वहां पे जो एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है इन केस ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक, दैट इज E इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर बाय 225 इंटू R के बराबर। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन एज पर द IRC कितना होता है, तो ई मैक्स की वैल्यू 0.07% या 7% या 1 in 15 बोला जाता है फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन या माउंटेनियस टेरेन कवर्ड विथ स्नो के लिए। जब हम ई मैक्स की बात करते हैं 10% या 1 बोला जा रहा है वो माउंटेनियस टेरेन नॉट कवर्ड विथ स्नो के लिए, और हम बोल रहे हैं E इज इक्वल टू 4% या 1 in 25, दैट इज फॉर द अर्बन एरिया, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक और नोट डाल के बात लिख रही हुई है यहाँ पे कि ई मिनिमम और मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है, तो वो आपका किसके बराबर आपको देखने को मिलेगा, वो आपको कैम्बर के बराबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये डिजाइन स्टेप को अभी नहीं रखते हम लोग अपने पास, मैंने बोला नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे और भी बात करते हैं, रोटेशन ऑफ पेवमेंट की बात करते हैं। तो रोटेशन ऑफ पेवमेंट को ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में बताई हुई चीज़ें हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी चीज़ याद रख सकते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट रन आउट कभी भी बोलता है तो इट इज इक्वल टू CWN/2 के बराबर। 1/n किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे कैपिटल N 150 के बराबर है, N इज इक्वल टू 60 के बराबर है फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए N 150 है, और N इज इक्वल टू 60 फॉर माउंटेनियस टेरेन आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, मैंने बोला यहाँ पे टेंजेंट रन आउट, सुपर एलिवेशन रन ऑफ, ठीक है। एक सेकेंड, ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कुछ बात की गई है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आजकल थोड़ा सा रोलिंग में आ रहा है ना, गेट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, देखो रूलिंग मिनिमम रेडियस की बात करिए जिसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, फॉर आर रूलिंग इट इज V स्क्वायर बाई 127, क्योंकि रूलिंग बात हो रही है तो ये डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। तो ई मैक्स और एफ मैक्स बोला हम लोगों ने, तो सॉरी आर रूलिंग की बात करिए, मिनिमम की बात करिए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो ई मैक्स और एफ मैक्स के बारे में बात करिए तो ई मैक्स 0.0 क्योंकि हम प्लेन एंड रोलिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, और ये लेटरल फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 0.15 हो गया। जब हमने ये वैल्यू पुट करी तो आपका जो आंसर आया है 357.90, इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किसके बारे में बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर बाय 127 ई मैक्स प्लस एफ मैक्स, और आर एब्सोल्यूट में हमने जो वेलोसिटी कंसिडर करी है दैट इज 80, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी दैट इज 229.06, इसको हम लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट इज रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड, उसके लिए जो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है दैट इज R इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर बाय 225 इंटू कैम्बर के बराबर। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो मैंने बोला ये PDF आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिंड करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको ये PDF पिंड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नेक्स्ट हमने क्या बोला है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या बात कर रही है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग से होता क्या क्या है पहले ही आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये आपसे MSQ में पूछा जा सकता है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस। ठीक है, ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए, टू काउंटरएक्ट द ट्रांसवर्स स्किडिंग, है ना, ट्रांसवर्स स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी, कर्व पे विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एंड टू एनकाउंटर द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी की गैप ज्यादा होना चाहिए जब भी आप कर्व पे मूव करते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बोलता है कि जो मैकेनिकल वाइडनिंग है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो NL स्क्वायर बाय 2R के बराबर होना चाहिए। मैकेनिकल वाइडनिंग इज इक्वल टू NL स्क्वायर बाय 2R, जिसमें L स्क्वायर बाय 2R को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। L यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L यहाँ पे लेंथ ऑफ व्हील बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, R यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की बात की जाएगी तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इज कैपिटल V बाय 9.5 रूट R, और अगर मैं यहाँ पे कैपिटल V बोल रहा हूँ इसको, तो ये मैं किस में कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने बोला ये किलोमीटर पर आर में आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 9.5 रूट R तो है ही। ठीक है, R यहाँ पे किसको बोल रहा है, R यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की कभी भी बात करता हूं आपसे, तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू किसके बराबर, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के बराबर। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग टोटल इज इक्वल टू NL स्क्वायर बाय 2R प्लस कैपिटल V बाय 9.5 रूट R। मैंने बोला N यहाँ पे नंबर ऑफ लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, L लेंथ ऑफ व्हील बेस, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, V kmph में वेलोसिटी, और R यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है,
दूसरा बोला गया कि यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जाती, तो अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेटर देन 300 है तो देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर ये वैल्यू 50 से 300 के बीच में है तो हाफ हाफ ऑन दी बोथ दी साइड, एंड इफ इट इज लेस देन 50 तो होल आर प्रोवाइडेड ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से प्रोवाइड की गई है वो बताया है यहाँ पे। और भी क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांजिशन कर्व के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व के बारे में, तो यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो पहला बोला गया कि ट्रांजिशन कर्व इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बिटवीन द स्ट्रेट कर्व एंड सर्कुलर कर्व। तो स्ट्रेट कर्व और सर्कुलर कर्व के बीच में जो कर्व प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, जो रेडियस को इन्फिनिटी से आर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ट्रांजिशन कर्व का, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व। ऑब्वियसली स्ट्रेट कर्व से एकदम से आप सर्कुलर कर्व में आओगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, तो उसको हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात बोला टू अवॉइड द सडन जर्क, ओके, टू इंक्रीज द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली, ओके, टू अनेबल द ड्राइवर टू टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली फ्रॉम कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। ये सारी बातों को जब आप इन डेप्थ लेक्चर में देखोगे तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम क्विक रिवीजन में देख रहे हैं, इसलिए सिर्फ मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि कल को अगर ये पॉइंट कहीं पे भी लिखे हुए आते हैं एमएसक्यू में तो आप इन पॉइंट्स को भूलो ना। मैं चाहता तो मैं फॉर्मूला लिखवा के आपको खत्म करवा सकता था, लेकिन मोटिव क्या है कि क्यों मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर रहा हूं, नोट पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर रहा हूं, वो इसलिए कि भले ही एक वीडियो से ज्यादा बन जाए, पर मेरे को चाहिए कि अगर किसी को 2 वीडियो देखने में क्या ही प्रॉब्लम होगी, बट मेरे को चाहिए कि उसको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रहे जब भी वो उस चीज को प्रिपेयर कर रहा हो, उस चीज को देख रहा हो। ठीक है, जब हमने बात करी टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो आपको 3 टाइप के ट्रांजिशन कर्व देखने को मिले, स्पाइरल, क्लोथॉइडल, बर्नौलीज, लेमिनिस्केट एंड पैराबोलिक कर्व, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल और क्लोथॉइडल। आइडियल शेप आपको कैसा देखने को मिलता है, तो बोला गया स्पाइरल देखने को मिलेगा या क्लोथॉइडल देखने को मिलेगा, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। मैंने बोला यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व LS इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आपको देखने को मिलता है। अगर मैं जंक्शन पे बात करता हूं तो फॉर स्ट्रेट एंड ट्रांजिशन कर्व, ये तो ठीक है। यहां पे जर्क के बारे में बात की गई थी, तो जर्क के बारे में, जर्क की यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो जर्क की यूनिट C जिसको मैं बोल रहा हूं आपको, वो मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकाला जाता है, तो एक बात मैंने यहाँ पे स्टार मार्क डाल के लिखवा रखी है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज टेकन एज मैक्सिमम ऑफ गिवन 3 केसेस। तो यहां से अब ये जो 3 केसेस दे रखे हैं, इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी। मैं हर बार इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं और हर बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि इन 3 केसेस में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी। ठीक है, वो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अगर मैं बात कर रहा हूं तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज V³/CR। यहां पे जो V दिख रहा है ये स्मॉल v है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये स्मॉल v है, और ये किस में बात कर रहा है, ये मीटर पर सेकेंड में बात कर रहा है आपसे। यहाँ पे R आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मीटर में देखने को मिला, और C आपका जर्क है। मैंने बोला यहाँ पे अगर बात करते हैं तो C किस में है, मीटर पर सेकेंड क्यूब में। C की वैल्यू कितनी है, 80/75 प्लस कैपिटल V, और ये जो कैपिटल V है वो किसमें है, किलोमीटर पर आर में आपको देखने को मिली। C की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, तो C की वैल्यू 0.5 से लेके 0.8 के बीच में आपको वेरी होती हुई दिखेगी। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे नेक्स्ट केस को हम बोल रहे हैं इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। पहले क्या देखा था आपने, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब हम देख रहे हैं सेकेंड केस, इट इज it is on the basis of introduction of super elevation and extra widening। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 टाइप के केसेस बनते हैं, when the pavement is rotated about the center and when the pavement is rotated about the inner edge। तो जब हम पेवमेंट को सेंटर के अबाउट रोटेट करते हैं तो आपको जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व देखने को मिलती है, इट इज EN/W+WE, विड्थ प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि when the pavement is rotated about the inner edge, तो ये आपको जो देखने को मिलता है LS इज इक्वल टू EN/W+WE। WE यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक्स्ट्रा वाइडनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए एन की वैल्यू 150 है और एन की वैल्यू 60 है फॉर दी माउंटेनियस टेरेन। ठीक है, मैंने बोला नेक्स्ट थर्ड इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला एल एस इज इक्वल टू 2.7 कैपिटल वी स्क्वायर बाय आर। कैपिटल वी यहाँ पे केएमपीएच में है। सिमिलरली एल एस इज इक्वल टू, ये किसके लिए था, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। अगर आप पूछ रहे हो माउंटेनियस टेरेन के लिए तो एल एस इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। यहाँ पे कैपिटल वी किसमें, हिली टेरेन की बात कर रही है आपसे। ठीक है, आउट ऑफ द अबव थ्री वैल्यूज, फिर से वही बात, आउट ऑफ द अबव थ्री वैल्यूज जो भी मैक्सिमम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो लेंथ ऑफ, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है सर, यहां तक की बात हो गई, मैंने बोला यहां तक की बात हो गई। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टेंजेंट रनआउट के बारे, सॉरी अब हम बात करने वाले किसके बारे में, सेटबैक डिस्टेंस के बारे में बात करने वाले। अब सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, तो बोला क्लियरेंस डिस्टेंस होता है टू अवॉइड दी, है ना, क्लियरेंस डिस्टेंस होता है ताकि हम लोग एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। तो ये जो क्लियरेंस डिस्टेंस है, अगर हम बात करें केस वन, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन एसएसडी। अगर आपका लेंथ ऑफ कर्व एसएसडी से बड़ा है तो आपका जो टेंजेंट रनआउट, सॉरी सेटबैक डिस्टेंस है, एम इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाय 2 के बराबर। जहां पे कोई भी पूछेगा अल्फा बाय 2 किसके बराबर है, तो इट इज 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, है ना, इंटू एस अपॉन में 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, तो मैंने बोला यहां से अगर हम बात करते हैं 2 लेन रोड के लिए भी अगर हम बात करते हैं, तो फॉर द केस ऑफ 2 लेन रोड, या मल्टी लेन के लिए बात करते हैं, वो सिंगल लेन के लिए था। अगर 2 लेन रोड के लिए बात करते हैं तो अब हमारे पास दो केस है, या तो सेंटर ऑफ रोड से बात की जा सकती है या सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से बात की जाती है। तो अगर हम सेंटर ऑफ रोड से बात करें तो ये वैल्यू है एम इज इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2 के बराबर। और ये सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से अगर हम बात करते हैं तो इट इज आर माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2 के बराबर। तो यहाँ पे जो अल्फा बाय 2 है वो भी हमारा आर की जगह आर माइनस डी हो जाएगा, 180 एस अपॉन में 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में से आर माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता दिया कि आप किसी भी नंबर ऑफ लेन्स के लिए बात करो, कितने भी n नंबर ऑफ लेन्स के लिए बात करो, जैसे 6 नंबर ऑफ लेन्स है, तो ये वैल्यू है r माइनस n माइनस 1 इंटू डी माइनस r माइनस n माइनस 1 इंटू डी कॉस अल्फा बाई 2। n की वैल्यू 6 पुट करो तो r माइनस 5 डी माइनस r माइनस 5 डी, r माइनस 5 डी माइनस r माइनस 5 डी कॉस अल्फा बाई 2। n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, नंबर ऑफ लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, सिमिलरली ऐसा हो जाता है कई बार आपका लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन एसएसडी हो जाता है, तो उस केस में आपकी ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो m इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई टी प्लस एस माइनस एल सी बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिएगा सेटबैक डिस्टेंस के बाद, देखिएगा सेटबैक डिस्टेंस के बाद तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ फॉर द केस ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट, अगर मैं आपसे वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे आपको दो तरीके की चीजें दिखती है, आप बोलते हो ग्रेडियंट और आप बोलते हो कर्व। जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो 4 टाइप के ग्रेडियंट दिखते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट। अगर हम इनको अरेंज करते हैं किस फॉर्मेट में कि भाई छोटे से बड़े में अरेंज करो तो मिनिमम ग्रेडियंट सबसे पहले आता है, फिर आपको देखने को मिलेगा रूलिंग ग्रेडियंट, फिर आपको देखने को मिलेगा लिमिटिंग ग्रेडियंट और फिर आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये है इनका ऑर्डर। सिमिलरली जब हम यहाँ पे बात करते हैं कर्व्स के बारे में, तो ये कर्व्स दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। वन इज योर क्रेस्ट कर्व और समिट कर्व भी बोला जाता है, और सेकंड इज योर वैली कर्व जिसको हम सैग कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड इज योर वैली कर्व जिसको हम सैग कर्व भी बोलते हैं। तो अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट वही है राइज बाय रन, और फॉलिंग मतलब डाउनवर्ड की बात करते हैं तो फॉल बाय रन इज दिस। ठीक है, मैंने बोला रूलिंग ग्रेडियंट की बात करें तो इट इज द ग्रेडियंट, सॉरी ये तो अभी मेरे लिए मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट ये था जो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर अरेंज करना है। तो देखो जरा यहाँ पे मैंने बोला मिनिमम ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे टेरेन की बात कर रहा हूँ तो रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो प्लेन एंड रूलिंग टेरेन के लिए जो रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम वैल्यू आपको देखने को मिलती है दैट इज ऑफ 3.3%। ये वैल्यू होती है 5%, ये 6.7%। ठीक है, जब आप माउंटेनियस टेरेन हैविंग एलिवेशन मोर देन 3000 बात करते हो तो ये वैल्यू हो जाती है 5%, 6%, 7%। और जब आप बात करते हो कि नहीं लेस देन 3% है तो ये वैल्यू 6%, 7% और 8% आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है सर। मैंने बोला नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आपसे तो ग्रेड कंपनसेशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, तो मैंने बोला ग्रेड कंपनसेशन का जो आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है, पहले तो ये बता देता हूं ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है।
तो ग्रेड कंपनसेशन में आप क्या कर रहे हो, आप एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल कर्व में भी मूव कर रहे हो और आपका एलिवेशन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब आप सर्कुलर रास्ते से ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको ग्रेड में कुछ कंपनसेशन की जरूरत है। अब वो कितना कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स ज्यादा है। अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो बाहर चले जाओगे, और अगर आप स्लो चढ़ोगे तो पीछे आ जाओगे। तो इस केस में आपको ग्रेड को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यू, ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने बोला यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन की बात करूंगा तो इट इज 30 + R/R और 75/R आपको देखने को मिलता है। ये दो फॉर्मूले, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आती है वो हम कंसिडर करते हैं। मैंने बोला इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आती है वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है सर। लेकिन यार ये तो पुराने जमाने की बात है। देखो हमारे पास क्या गेट एग्जाम में इतना टाइम है कि हम इन दोनों को सॉल्व करें? नहीं। तो फिर क्या करना है, बोला प्रतीक सर की स्टाइल यूज करना है। प्रतीक सर की स्टाइल यूज करना है कि हमको यूज करना है कि अगर आपका R ग्रेटर देन 45 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेटर देन 45 है, तो आपको ग्रेड कंपनसेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज ऑफ 75/R यूज करना है। आपको यूज करना है 75/R। और जब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R लेस देन 45 है तो आपको यूज करना है ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला, इट इज 30 + R/R। तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज 30 + R/R के बराबर। तो ये ग्रेड कंपनसेशन। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा आपका ग्रेड कंपनसेशन। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कंपनसेटेड ग्रेडियंट के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस कंपनसेटेड ग्रेडियंट? तो इट इज रूलिंग ग्रेडियंट में से जब आप ग्रेड कंपनसेशन को माइनस कर देते हो, जो भी आपको रूलिंग ग्रेडियंट दिया रहेगा उसमें से जब आप ग्रेड कंपनसेशन को माइनस करते हो तो उसी को बोलते हैं कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो उसी को बोलते हैं हम कंपनसेटेड ग्रेडियंट। लेकिन एक बात को आप याद रखोगे कि जब भी आप कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकाल रहे होगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे सिर्फ ग्रेड कंपनसेशन पूछा हो। लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, कंपनसेटेड ग्रेडियंट भी निकाल देते हैं। तो उस चीज को याद रखिएगा। दूसरी और आखिरी बात इसके बारे में, ये जो वैल्यू है कंपनसेटेड ग्रेडियंट की वैल्यू, ये कभी भी 4% से कम नहीं हो सकती। ये वैल्यू 4% से कम नहीं हो सकती। तो अगर ये वैल्यू 4% से कम आ जा रही है तो आंसर 4%, बोल देना कि आंसर 4% है। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो मैंने बोला समिट कर्व और क्रेस्ट कर्व के बारे में बात करते हैं। तो समिट कर्व और क्रेस्ट कर्व कैसे निकाला जाता है लेंथ, तो कुछ उसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि देखो जरा यहाँ पे स्क्वायर पैराबोला इज जनरली प्रेफर्ड फॉर द समिट कर्व। स्क्वायर पैराबोला जनरली समिट कर्व के लिए प्रेफर किया जाता है ड्यू टू इट्स बेस्ट राइडिंग क्वालिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी एंड कैलकुलेशन फॉर द यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। स्क्वायर पैराबोला प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आप आइडियल शेप की बात करोगे तो आइडियल शेप ऑफ द समिट कर्व इज सर्कुलर। जो आपको आइडियल शेप देखने को मिलेगा समिट कर्व का, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो सर्कुलर ही देखने को मिलेगा। साइड डिस्टेंस अवेलेबल थ्रू आउट इज कॉन्स्टेंट। थ्रू आउट दिस टाइम साइड डिस्टेंस आपको क्या देखने को मिलेगा, कांस्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई मेरे को। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं जनरल इक्वेशन, ये तो ठीक है, मतलब दिस इज द डेरिवेशन पूरी चीजों के लिए, दिस इज द डेरिवेशन पूरी चीजों के लिए। फिर मैंने बोला नेक्स्ट अगर मैं आपसे यहां पे बात करता हूं तो लेंथ ऑफ समिट कर्व की बात की जाती है। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व में केस नंबर 1 बोला जाता है कि जब लेंथ ऑफ कर्व बड़ा है एसएसडी से, एसडी साइट डिस्टेंस है, तो वो साइट डिस्टेंस आईएसडी भी हो सकता है, वो एसडी भी हो सकता है और एसएसडी भी हो सकता है। तो उस केस में आप कैसे फॉर्मूला देखते हैं, तो मैंने बोला उस केस में हम जो फॉर्मूला लेते हैं, दिस फॉर्मूला L इज इक्वल टू किसके बराबर, मैंने बोला NS² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ कैपिटल H प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल h का होल स्क्वायर। बोल बोल के पढ़ा करो, जब भी फॉर्मूला लिखोगे बोल बोल के लिखना ताकि आपको फील आए, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि L इज इक्वल टू NS² ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ कैपिटल H प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल h का होल स्क्वायर, तो आपको पता रहता है, ठीक है। तो ये बात मेरे समझ में आई। मैंने बोला यहाँ पे अब जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। एक शॉर्टकट तो है ही, लेकिन इसको भी याद रखेंगे। रीजन भी क्योंकि अगर IIT स्मार्ट है, जो कि है, उन्होंने एक बार ये करके बताया कि कैपिटल H यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, तो कैपिटल H हाइट ऑफ ड्राइवर आई की बात कर रहा है, जो जनरल वैल्यू आप 1.2 मीटर कंसिडर करते हो, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर SSD की बात करेगा तो आप 0.15 कंसिडर करते हो, 0.15 मीटर कंसिडर करते हो। लेकिन हो सकता है कि वो इस वैल्यू को 1.5 मीटर दे दे किसी दिन, तो फिर आपका ये जो शॉर्टकट है वो बर्बाद हो जाएगा। तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको यही फॉर्मूले को यूज करना है, उस केस में आपको यही फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है सर। मैंने बोला अगर शॉर्टकट की बात करते हैं कि अगर आपको फिक्स्ड दिया हुआ है कि H की हाइट 1.2 है और स्मॉल h की हाइट 0.15 है, या नहीं भी दिया है तो फिर हम अज्यूम कर सकते हैं, और उस केस में L की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है इस शॉर्टकट से NS² by 4.4 से।
सिमिलरली यही बात OSD और ISD के लिए है, जहां पे ये जो L की वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, तो ये L इज इक्वल टू NS स्क्वायर बाय 9.6 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये NS स्क्वायर बाय 9.6 के बराबर हो जाता है। ठीक है सर, ये तो हुआ केस 1। केस नंबर 2 भी तो हो सकता है सर कि लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस हो जाए। तो उस केस में आपको बोला गया कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है L इज इक्वल टू 2s माइनस 4.4 बाय n के बराबर। ठीक है, n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, n यहाँ पे डेविएशन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, डेविएशन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। डेविएशन एंगल होता क्या है, तो डेविएशन एंगल इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस, इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन, it is the algebraic difference between अप ग्रेडियंट एंड डाउन ग्रेडियंट। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला कि एक मैं अप ग्रेडियंट पे था, एक डाउन ग्रेडियंट पे था, और अब बताइए कि n क्या है, तो मैंने बोला ये जो आपको दिख रहा है यही कैपिटल N है, ये मेरा प्लस N1% है और ये माइनस N2% है। तो अब आपको इसको ऐसे देखने को मिलेगा, तो आपका जो कैपिटल N का वैल्यू आएगा इट इज N1 प्लस N2 के बराबर। ठीक है, क्लियर है ये बात, तो इसको मैं बोल रहा हूँ डेविएशन एंगल। सिमिलरली अगर मैं ISD और OSD के लिए बात करता हूँ तो L इज इक्वल टू 2s माइनस 9.6 बाय n के बराबर। ठीक है, तो ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने बोला नेक्स्ट अब मैं जो बात करूंगा वो वैली कर्व के बारे में बात करूंगा। तो वैली कर्व के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वैली कर्व और सैग कर्व की बात कर रहा हूँ, जिसको हेडलाइट साइड डिस्टेंस भी बोला जाता है। तो अगर मैं वहां पे बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज दिस हेडलाइट साइड डिस्टेंस और कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कुछ बातें वैसे ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रेफर्ड फॉर वैली कर्व, पहली बात। दूसरी बात बोली कि IRC ने जो बोल रखा है साइंटिफिक, बट IRC हैव सजेस्टेड स्क्वायर पैराबोला। ठीक है, क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रेफर्ड बट IRC हैज सजेस्टेड फॉर द स्क्वायर पैराबोला। दूसरी बात बोली इन्होंने कि कभी भी आप वैली कर्व में बात करोगे तो कंफर्ट कंडीशन को ध्यान में रख के भी बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि अगर क्राइटेरिया पूछा जाए कभी भी वैली कर्व को डिजाइन करने का, तो देयर आर मेनली 4 क्राइटेरिया। वन इज हेडलाइट साइड डिस्टेंस, सेकंड इज कंफर्ट कंडीशन, थर्ड इज क्रॉस ड्रेनेज कंट्रोल, फोर्थ इज एस्थेटिक अपीयरेंस। ठीक है, एक और बात बताता हूं कि एक और बात बताता हूं कि हम जनरली क्या बात कर रहे हैं। एक और बात बताता हूं कि हम जनरली क्या बात कर रहे हैं। हम जनरली ये बात कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक और बात बताता हूं कि हम जनरली क्या बात कर रहे हैं। तो हम जनरली ये बात कर रहे हैं कि भाई हेडलाइट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो हम वैली कर्व पे सिर्फ हेडलाइट साइड डिस्टेंस की क्यों बात कर रहे हैं, रीजन बीइंग क्योंकि जहां तक लाइट जाएगी वहीं तक हमको दिखेगा नाइट टाइम में। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि वहां पे हेडलाइट साइड डिस्टेंस की बात करी जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ वैली कर्व की बात करता हूं, और अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ वैली कर्व की बात करता हूं, तो देखिएगा जरा यहाँ पे लेंथ ऑफ वैली कर्व की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये 2 तरीके से निकाला जा सकता था। तो पहला मैंने बोला कि मैं किसके अकॉर्डिंग बात करूंगा, तो मैं आपसे सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ लेंथ ऑफ वैली कर्व एज पर कंफर्ट कंडीशन बात कर रहा हूँ। एज पर कंफर्ट कंडीशन में आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कंफर्ट कंडीशन, एज पर कंफर्ट कंडीशन बात करता हूँ, तो जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है आपका वो कितना देखने को मिलेगा, मैंने बोला इट इज V³/CR आपको देखने को मिलता है ना। V³/CR बोला था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो यहां से हमने डिराइव करके जब लेंथ ऑफ वैली कर्व निकाला, तो ये जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है आप लोग जो याद रखोगे मेरे लिए वो ये याद रखोगे कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √of NV³/C। और ये जो V है ये मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, और ये C जो है ये जर्क है। अगर इस जर्क के बारे में कुछ नहीं दिया रहता है तो ये वैल्यू हम 0.8 कंसिडर कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब हमने इस वेलोसिटी को kmph में कन्वर्ट किया, तो अगर आपसे कुछ भी नहीं दिया तो C का वैल्यू आप जनरली दिया ही रहेगा। तो आपने बोला कि यहाँ से लेंथ ऑफ वैली कर्व अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.38 √of NV³। ठीक है, 0.38 √NV³, जहां पे वेलोसिटी अब जो है वो किस में है, kmph में है। ठीक है, तो पहला तरीका ये है। दूसरा बोला जाता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस निकालो। दूसरा बोला जाता है कि आप हेडलाइट साइड डिस्टेंस निकालो। तो मैंने बोला अगर मैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस निकालता हूं तो मेरा जो फॉर्मूला बोलता है फॉर द हेडलाइट साइड डिस्टेंस वो है ये L इज इक्वल टू NS स्क्वायर 1.5 प्लस 0.035S। ठीक है, ये लास्ट में क्या लिखा है, S लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये साइड डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ये भी साइड डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ये N डेविएशन एंगल है। सिमिलरली अगर लेंथ ऑफ वैली कर्व छोटा हो गया इस केस में किससे, SD से, तो उस केस में हम बोलेंगे इट इज 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035S/n के बराबर।
क्लियर है सबको। एक और चीज बताता हूं बहुत ही परफेक्ट कि देखो ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, पर आपको याद तो करना पड़ेगा और यूनिट भी उनकी सेम रखना पड़ेगी। तो उस केस में आप क्या करो कि इसको जैसे यहां से यहां कैसे आए होगे, तो यहां से यहां कैसे आए, हमने बोला कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वैल्यू हो गई 2s। फिर हमको पता है कि हमको इसको ऊपर ले जाना है तो ये वैल्यू माइनस हो गई, इट इज 1.5 प्लस 0.035 s डिवाइडेड बाय कैपिटल N के बराबर। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है सर। मैंने बोला जो नेक्स्ट अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो किसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट अब जो हम बात करेंगे वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। तो मेरे को लगता है कि आपको एक एक वीडियो करके देना चाहिए इंस्टेड एक वीडियो में सारी बातें, क्योंकि फिर आप एंड की चीजों को जनरली छोड़ देते हो। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो मेक श्योर आपसे ये मिस ना हो कि 1 घंटे में आपने पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन को रिवाइज किया है और बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहिए। हम इसको नाम देंगे पूरा कि ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए ये वीडियो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए ये वीडियो, पेमेंट के लिए ये वीडियो और इसके लिए ये वीडियो लास्ट में। तो आप मिस मत करिएगा। 3 से 4 घंटे के अंदर, अभी शायद ये वीडियो कितनी देर का हुआ होगा, ये 1 घंटे 15 मिनट का वीडियो है। इस 1 घंटे 15 मिनट के वीडियो में आपने ट्रांसपोर्टेशन में ज्योमेट्रिक डिजाइन को बहुत अच्छे से देखा है। तो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रखिए, पूरा धमाल मचा दिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप टेक्निकल बात करोगे तो सिर्फ आप टेक्निकल बात कर रहे होगे। इस लेवल का कॉन्फिडेंस क्रिएट करके जाइए एग्जाम में कि अगर ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके का कॉन्फिडेंस अपने टेस्ट सीरीज के लिए रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ रहे होगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।